वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज आज का मेरा टॉपिक है CTET 2020 NCERT सिविक्स। जैसा कि आप सबको मैंने कहा ही था कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बाद मैं आपको सिविक्स करवाऊंगी, लेकिन 8th क्लास का जो है लास्ट चैप्टर अभी रहता है, नोट्स अभी तैयार हो रहे हैं तो जल्दी ही उसकी वीडियो अपलोड होगी। लेकिन मुझे लगा कि मुझे सिविक्स अब स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो आज का हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 की। हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास 6 है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि NCERT इज़ मस्ट। तो आज से हम सिविक्स पढ़ेंगे। और गाइज अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है नेहा एंड टीम, वहाँ पर आप सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि प्रीवियस जो मेरी वीडियो है उस पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ में आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे और MCQ सीरीज़ भी वहाँ पर जो है मैं चला रही हूँ, और मॉक टेस्ट हो गए हैं। PDF भी आपको वहाँ मिलेगी और अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगी। ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे। वीडियो पसंद आने पर ही ये सब कीजिएगा। चलिए वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है गाइस विविधता की समझ। इस पूरे चैप्टर में आपको विविधता के बारे में पता लगेगा कि किस प्रकार की विविधता हमारे पूरे भारत में है, कैसा धर्म है, धर्मों के अलग अलग लोग हैं, भाषाएं सबकी अलग अलग है, खान पान सबका अलग अलग है, किस तरह का पहनावा कौन से लोग पहनते हैं। तो यहाँ पर आपको भारत के विभिन्न जो है प्रकार आपको पता लगेंगे विविधताओं के स्वरूप में। तो देखते हैं विविधता किस किस चीज़ में होती है। खान पान में है, पहनावे में हो गया, धर्म में हो गया, भाषा में हो गया। तो इस तरह की जो भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं, तो ये आपको विविधता जो है प्रदर्शित करती है। आपको पता है कि बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे भारत में, अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरह के पहनावे पहनते हैं, खान पान भी सबका अलग है। तो इस तरह हमें हर जगह कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यही मिलेगा। चलिए गैर बराबरी और असमानता के बारे में पढ़ते हैं कि असमानता क्या होता है, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है। तो असमानता उसको बोलते हैं कि किसी के पास धन, ज़मीन, अफसर आदि सब कुछ होना और किसी के पास ना होना। तो ये सब कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए किसी के पास धन है, ज़मीन है, अफसर है, सब कुछ है, तो वो अमीरी में आ जाएगा, अमीर होगा वो व्यक्ति। अगर किसी के पास ये सब कुछ नहीं है तो वो क्या है, वो गरीब है, उसको जो है कि गरीबी की रेखा में रखा जाता है। तो अमीरी जो गरीबी है, जाति व्यवस्था, ये सब कुछ क्या हैं, ये असमानता के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यही जो चीज़ें हैं अमीर और गरीब को एक दूसरे से अलग रखती है। हम तभी जो है जान लेते हैं कि ये अमीर है और ये गरीब है। ओके, विविधता से हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। बिल्कुल, जैसे कि हमें पता लगेगा कि पहनावा, जैसे हम मुसलमान हैं वो बुर्का पहनते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वो मुसलमानी हैं। हिंदू हैं सूट पहनते हैं, पंजाबी हैं वो सूट पहनते हैं। और जैसे कि अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं अलग अलग अपनी पोशाक पहनते हैं, तो उस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये हमें उनमें विविधताएं दिखती हैं। ठीक है, और हमें अलग अलग जानकारी मिलती है। अब बात करेंगे हम गाइस भारत में विविधताओं की। जो भारत है गाइस वो विविधताओं का देश है। यहाँ पर आपको विभिन्न भाषा मिलेंगे, धर्म मिलेंगे, त्यौहार मिलेंगे, खाना मिलेगा। लेकिन एक बात बता दूं गाइस, सबका उद्देश्य एक ही है, लेकिन क्या है, माध्यम अलग अलग हैं। सबका उद्देश्य एक है कि त्यौहार है, त्यौहार में हमें यूँ होता है कि हमें खुश रहना है, नए नए कपड़े डालने हैं, चाहे वो ओणम हो, चाहे वो बैसाखी हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, क्रिसमस हो। तो इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि उस दिन भी लोग सभी खुश होते हैं, लेकिन सबका जो है कि क्या मोटिव होता है कि हमें त्यौहार को मनाना है। उद्देश्य एक है लेकिन क्या है, माध्यम अलग अलग है। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये तो पता लग गया कि विविधता क्या होती है, भारत में विविधता हमें कैसे देखने को मिलती है। सवाल अब ये उठता है कि हम विविधताओं को समझे कैसे, कैसे समझ सकते हैं कि पुराने समय में लोग अनेक कार्यों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोगों के नई जगह पर बसने से वहाँ मिश्रित संस्कृति उभरती थी या संस्कृति में विविधता आती थी। पुराने समय में लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। मान लीजिए वो पंजाबी है और वो गुजराती के पास चला गया, तो उसे अपनी संस्कृति के बारे में बताया, गुजराती ने अपनी संस्कृति के बारे में बताया, तो क्या हुआ, मिश्रित संस्कृति हो गई, मिश्रित हो गया सब कुछ। तो इस तरह
चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मराठी हो, तो सब में आपको जो है मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इस तरह हम विविधताओं को समझ सकते हैं। किसी क्षेत्र की विविधता पर वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, ऐतिहासिक की जैसे मान लीजिए कि मराठों का इतिहास कैसा था, वहाँ के भौगोलिक ऐसे कारक क्या थे कि मराठी जो थे वहाँ पर निवास करते थे। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन बसर करने का तरीका और समुद्री क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जो रहने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल है कि जो पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं लोग, उनको ठंड बहुत कम लगती है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर ठंड जैसे सर्दी गर्मी सब कुछ होता है, भारत में तो सब ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं, तो हमें हर चीज़ जो है महसूस होती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ से और समुद्री क्षेत्रों से, तो हमें वहाँ पे भी विविधताएं जो हैं देखने को मिलेगी। ओके, तो गाइज इस चैप्टर में जो है कि लद्दाख के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया, लद्दाख के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो देखते हैं लद्दाख के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि जो लद्दाख है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। पहाड़ी और रेगिस्तान इलाका लंबे समय तक बर्फ से यहाँ पर जो है ढका हुआ है। यहाँ पर आपको वर्षा मिलेगी, खेती मिलेगी, पेड़ लेकिन यहाँ पर बहुत ही आपको कम मिलेंगे। पश्मीना शाल जो बहुत ही पॉपुलर है वो पश्मीना ऊन से बनाई जाती है, जो बहुत बहुत महंगी होती है। और यह ऊन जो है लद्दाख में पाले जाने वाली खास भेड़ से क्या होती है, प्राप्त होती है। गाइस बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मेंशन किए हैं। अब इस प्रत्येक परिवार के पास क्या होता है कि यहाँ पर गायें उनके पास होती है, बकरी होती है, याक होते हैं। और जो यहाँ के लोग हैं वो भोजन के लिए क्या करते हैं, वो दूध से बने जो हैं बने पदार्थ और मांस पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, आश्रित होते हैं। लद्दाख में बहुत सारी घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर व्यापारी लोग मध्य एशिया में जो हैं तिब्बत जाते हैं, मध्य एशिया से तिब्बत जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा ये पॉइंट है कि किस तरह वो जो व्यापारी हैं मध्य एशिया से तिब्बत जाते थे, तो ये घाटियों के कारण ऐसा होता था। लद्दाख के रास्ते जो हैं वो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते से बौद्ध जो धर्म है वो पहुंचा था तिब्बत में। और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर करीब 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ और आज अच्छी संख्या में यहाँ पर क्या रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख में आपको गानों और कविताओं का काफ़ी मौखिक संग्रह है और तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, यानी कि जो तिब्बत का ग्रंथ है उसका क्या नाम है, केसर सागा, यहाँ लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसके स्थानीय रूप की मुसलमान और बौद्ध जो दोनों ही गाते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे बौद्ध हो, वो दोनों ही गाते हैं। तो गाइस हमने पढ़ा लद्दाख के बारे में और अब हम पढ़ेंगे केरल के बारे में जो इस एनसीईआरटी में मेंशन है। पढ़ते हैं केरल के बारे में कि केरल में क्या क्या है ऐसा जो हमें याद रखना है कि भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा एक राज्य है जिसका नाम है केरल। ये एक तरफ तो समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ ये पहाड़ियों से घिरा है। पहाड़ी पर इनको विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं, मसाले। मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षक बना हुआ है, यानी कि केरल में आपको सबसे ज़्यादा मसाले मिलेंगे। पहले कौन से आए थे, पहले आए थे अरबी और दूसरे आए थे यहूदी। ये दोनों व्यापारी केरल आए थे, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले कौन आए थे, अरबी और यहूदी आए थे। माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म का जो इन्होंने किया था लेने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किनको जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि संत थॉमस। इब्न बतूता जो है अरब का है, करीब 700 साल पहले यहाँ पर आए थे और अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने केरल में मुसलमान समुदाय के बहुत इज्जत के बारे में लिखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो गाइस इसका मेन त्यौहार है वो है ओणम, और जहाँ पर होती है नाव प्रतियोगिता। वास्को डी गामा थे वो पानी के जहाज से क्या पहुँचे थे, केरल पहुँचे थे। उसके बाद पुर्तगाली आए, फिर और यूरोप वासियों को भारत आने का समुद्री मार्ग मिला। वास्को डी गामा के बाद कौन आए, पुर्तगाली, और फिर आए यूरोपी। ठीक है। केरल में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट।
दोनों क्षेत्रों का यहाँ पर भौगोलिक स्थिति आपको अलग मिली है, लेकिन ऐतिहासिक प्रभाव एक जैसा है। कैसे है कि केरल में तो आपको मसाला मिलेगा सबसे ज़्यादा, जैसे हमने अब ये पढ़ा कि पहाड़ी क्षेत्रों पे मिलते हैं। लद्दाख में आपको ऊन मिलती है, पश्मीना शाल बनती है। सांस्कृतिक जीवन पर इतिहास और भूगोल का यहाँ पर आपको प्रभाव दिखेगा। हमारी लास्ट स्लाइड है विविधता में एकता। कैसे कि भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। बिल्कुल है कि भारत में आपको विभिन्न प्रकार की विविधता दिखाई देती है, अनेकता होती है, तो वो एक भारत के लिए, एक राष्ट्र के लिए उसकी ताकत है। ओके, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने एक साथ मिलकर लड़ाई को लड़ा था। बिल्कुल, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं, जो आज भी बनाए रखते हैं। अनेकता में एकता का विचार जो है वो नेहरू जी ने दिया, ये आप याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर रचित हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता की पहचान है। नेहरू जी की जो किताब है भारत की खोज, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और हमें ये कॉमनली पता भी है। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको जो है सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। और आप अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।